हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट टॉपिक में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में ये जो एग्जांपल आपके सामने है ये सॉल्व करने वाले हैं और इसका सॉल्यूशन इस तरह होने वाला है, यहाँ हम देखने वाले ही। तो पहले मुझे ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना है, एज इट इज़ लिखना है। फिर ये जो डी स्क्वायर माइनस 8d+16 है, जब हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ ये जो होने वाला है क्या होने वाला है, एक्सिलरी इक्वेशन होने वाला है। लेकिन ये जो पार्ट को हम अच्छी तरह देखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, ये जो पार्ट है d-4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम d-4 का परफेक्ट स्क्वायर लिखने जा रहे हैं। तो किस तरह ये जो पार्ट है हो जाएगा, तो यहाँ मुझे d-4 ब्रैकेट का स्क्वायर करना है, लेकिन यहाँ मुझे ब्रैकेट देना है तो ही ये आपको अच्छा दिखेगा। तो यहाँ अच्छी तरह ये जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन होना चाहिए। तो इसी तरह d-4 के ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब हम दो बार d-4 जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो पहले वैल्यू 4 मिलने वाली है और दूसरी भी जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी, 4 ही मिल जाएगी। तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं बोथ रूट्स आर रियल रूट्स। तो बोथ रूट्स आर, मुझे यहाँ क्या लिखना है, रियल रूट्स। बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट भी रूट है क्या, नहीं है। तो यहाँ ये क्या है, रियल एंड रिपीटेड है। तो रियल और रिपीटेड रूट के हिसाब से हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखना है। तो देखते हैं किस तरह ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रियल और रिपीटेड के रूट के लिए होता है। तो आपके सामने वो कंसेप्ट पहले जनरल में देते हैं तो इसी तरह हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो सिंप्लीफिकेशन होने के बाद m1 की जो वैल्यू है वो m1 की वैल्यू क्या होने वाली है, 4 होने वाली है। लेकिन आपको ये जो आया है कंप्लीट पार्ट, ये अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि मुझे ये C1 और C2 के जो कोएफिशिएंट है वो मुझे चाहिए। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, ये जो e⁴x का मल्टीप्लिकेशन ये C1 के साथ करेंगे और ये C2x के साथ भी मुझे करना पड़ेगा। तो ही ये हम C1 और C2 के जो कोएफिशिएंट है वो C1 और C2 के कोएफिशिएंट अच्छी तरह लिख सकते हैं। अब आप ये जो पार्ट है यही पार्ट हम कहाँ लिखने वाले हैं, यहाँ से ये पार्ट यहाँ ले रहे हैं और इस पार्ट में मुझे C1 और C2 का जो कोएफिशिएंट है यहाँ थोड़ा सा क्या कर दिया है, ये कोएफिशिएंट जो है वो एक कोएफिशिएंट स्मॉल और एक कोएफिशिएंट कैपिटल हुए हैं। तो कुछ ही तो सॉरी कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट टर्म्स है, इसे हमें क्या करना है, एक तो कैपिटल या तो स्मॉल रखना है। तो इसी तरह हम ये कैपिटल रखने वाले हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y1 का कोएफिशिएंट है वो यहाँ y1 जो है कोएफिशिएंट C1 का, दोनों साइड में देखेंगे तो e⁴x है और यहाँ जो y2 कोएफिशिएंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इंटू e⁴x हो जाएगा। तो इसी तरह आपको ये काम करना है। फिर ये आप देख सकते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल में u इंटू y1x प्लस v इंटू y2x, ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, u और v की वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन इसमें y1 की वैल्यू तो आप यहाँ देख ही सकते हैं कैसे, e⁴x है और y2 की जो वैल्यू है क्या है, x इंटू e⁴x है। तो ये y1 और y2 की वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। लेकिन इसमें फिर क्या है, u और v की वैल्यू मुझे अननोन है अब तक, वही फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये नीचे वाली प्रोसीजर करना है। तो रॉन्स्कियन फाइंड आउट करना है। यह y1 तो आप देख सकते हैं e⁴x है, तो ये y1x एज इट इज लिखा है। फिर ये e⁴x है, उसका डेरिवेटिव यहाँ लेना है। तो e⁴x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁴x एज इट इज, और ये जो पावर में 4x है उस 4x का भी क्या करना पड़ेगा, मुझे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ये 4 इंटू e⁴x हो रहा है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं x इंटू e⁴x जो है वो क्या है, y2x की वैल्यू है। लेकिन जब हम यहाँ डेरिवेटिव की कोशिश करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ x और e⁴x
ये प्रोडक्ट में फंक्शन है, तो आपको पता ही है ये e⁴x का डेरिवेटिव मैंने कैसा निकाला है। इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करते समय x एज इट इज, और यह क्या हो जाएगा e⁴x का डेरिवेटिव इसी तरह होने वाला है, प्लस यह क्या हो जाएगा e⁴x जो है वो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, और ये x जो है x का डेरिवेटिव इसी तरह होने वाला है। तो इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव अच्छी तरह निकालने पड़ेंगे। फिर हमें क्या करना है, ये जो e⁴x है, e⁴x का प्रोडक्ट किसके साथ करना है, आप भी यहाँ देख सकते हैं। मुझे प्रोडक्ट किसके साथ करना पड़ेगा, ये x इंटू ये जो पूरा है पार्ट ब्रैकेट में लेके आपको यहाँ समझ में आएगा किसका प्रोडक्ट हो रहा है, इसके साथ हो जाएगा माइनस करके ये जो 4e⁴x है, 4e⁴x का प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगा, फिर यहाँ सिर्फ डॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए दे रहे हैं, और इसका प्रोडक्ट किसके साथ होने वाला है, x इंटू e⁴x के साथ हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट हमें अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना है, लेकिन देखते हैं किस तरह ये जो डिटर्मिनेंट है वो हो जाता है। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये e⁴x और e⁴x यहाँ से कॉमन आउटसाइड में लेंगे तो ये इसी तरह हो जाएगा, और यहाँ मुझे बाहर e⁴x ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 4 को मुझे पहले लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 हो जाएगा। तो इसी तरह ये 4x प्लस 1 हो रहा है। फिर ये जो पार्ट है ये पार्ट आप यहाँ फिर देख सकते हैं, और इसी तरह देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट हम पहले लेंगे तो ये 4x इसी तरह होने वाला है। तो आप ये सब को देखने के बाद पता चल जाएगा ये जो पार्ट है फिर हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी आपको अच्छी तरह देखना है। e⁴x इंटू e⁴x क्या हो जाएगा, यहाँ e⁴8x होने वाला है, और यह भी e⁴x इंटू e⁴x ये e⁴8x होने वाला है। इसी तरह फिर हम e⁴8x जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो e⁴8x कॉमन लेने के बाद या तो आप दूसरी भी आइडिया कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन e⁴8x जब हम कॉमन लेंगे तो यह क्या हो जाएगा -4x रिमेनिंग रहेगा। तो इसी तरह यहाँ -4x करना पड़ेगा। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या क्या हो रहा है आप भी अच्छी तरह देख सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4 को -4 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ रिमेनिंग 1 ही रहेगा। तो ये 1 रहने के बाद आपको ये क्या मिल जाएगा, ये जो रॉन्स्कियन है वो रॉन्स्कियन की वैल्यू यहाँ क्या मिलने वाली है, e⁴8x मिलने वाली है। लेकिन ये जो वैल्यू है वो क्या है, नॉन जीरो है। तो यहाँ हम ये नॉन जीरो होने के बाद ये जो u और v अब फाइंड आउट करने जाएंगे तो ये पॉसिबल है। तो ये जो u की वैल्यू है आपके सामने जनरल फार्मूला है, लेकिन इसमें ये जो y2x है वो y2x की वैल्यू क्या हो जाएगी है, ये आपको अच्छी तरह देखना है। x इंटू e⁴x है, तो x इंटू e⁴x ये जो वैल्यू है y2x की वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं। ये इसके बाद e⁴x अपॉन x⁶ जो है वो भी वैल्यू क्या करेंगे हम x की जगह लिखने वाले हैं, और जो रॉन्स्कियन है वो क्या हो जाएगा e⁴8x हो जाएगा। तो इसी तरह रॉन्स्कियन की भी वैल्यू मैंने यहाँ ली है। अब ये जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल मुझे अच्छी तरह सॉल्व करना है। तो आपके सामने ये किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होता है आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप ये जो e⁴x इंटू यहाँ e⁴x e⁴8x हो जाएगा, ये दोनों पार्ट किसके साथ कटने वाले हैं, ये e⁴8x के साथ कटने वाले हैं। तो इसी तरह हो जाएगा। तो x इंटू यहाँ कौन सा पार्ट होने वाला है, 1/x⁶ होने वाला है। लेकिन x कैंसिल होने के बाद फिर यहाँ क्या हो जाएगा, पावर 1/x⁵ हो जाएगी, और यही फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यही हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अच्छी तरह आपको ये पार्ट जो है सिंप्लीफाई करना है, लेकिन फिर हम 1/x⁵ का इंटीग्रेशन लेंगे तो ये किस तरह हो जाएगा, थोड़ा सा हम डायरेक्ट लेना चाहते हैं। ये -4 इंटू ये क्या हो जाएगा x की पावर
4 इसी तरह ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अदरवाइज आप x⁵5 है न्यूमरेटर में लेके जाने के बाद x⁻5 हो जाएगा और x⁻5 का इंटीग्रेशन जैसे x⁻5 + 1 अपन -5 + 1 होता है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको यही जो टर्म है यही टर्म मिलने वाली है। तो इसी तरह हम इंटीग्रेशन ये लेने वाले हैं। लेकिन 2 बार माइनस है वो 2 बार माइनस का हम क्या कर सकते हैं प्लस कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको ये जो u है वो u इसी तरह देखने को मिल रहा है। तो ये u की वैल्यू हम यहाँ ये जो फाइंड आउट की है वही वैल्यू 1/4 × x⁴ ऐसा ले रहे हैं। अब ये जो फी का फॉर्मूला है जनरल में इसी तरह हो जाएगा। अब इसमें y1 की जो वैल्यू है वो y1 की वैल्यू भी आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह y1 की वैल्यू e⁴x हम ले सकते हैं। तो इसी तरह हम y1 की जो वैल्यू है e⁴x ले रहे हैं। लेकिन ये जो राइट हैंड साइड का फंक्शन था नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का तो ये e⁴x अपन x⁻6 है। अब यह रॉन्स्कियन भी आप यहाँ देख सकते हैं e⁸8x है। तो यहाँ मैं डिनोमिनेटर की जगह e⁸8x लेने वाला हूँ। फिर मुझे ये पार्ट जो है अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना है। तो किस तरह सिंप्लीफाई हो जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं। फिर यहाँ e⁴x है और ये e⁴x किसके साथ कैंसिल होने वाला है इस e⁸8x के साथ होने वाला है। तो ये 1/x⁶ यहाँ सिर्फ इतना ही पार्ट रहेगा और यही पार्ट जो है हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन लेना है तो 1/x⁶ का इंटीग्रेशन किस तरह हो जाएगा हम थोड़ा सा डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं। लेकिन जब डिनोमिनेटर में है तो पावर एक कम से पावर होती है और जो पावर है वही पावर क्या करना है मुझे माइनस देके वही पावर लिखना है। तो इसी तरह ये जो इंटीग्रेशन है वही इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x⁶ का हो जाएगा। अब इसी तरह ये u और v तो मैंने फाइंड आउट किया है। तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इस इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करना है और इसमें जो मैंने u और v फाइंड आउट किया है वही u और v मुझे यहाँ पुट करना है। आप यहाँ देख सकते हैं u की वैल्यू क्या है। तो यहाँ u की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ और v की जो वैल्यू है वो v की वैल्यू मुझे कहाँ पुट करना पड़ेगा यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो ये जो yp या पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो इसी तरह हमारा होने वाला है। लेकिन यही हमारा फाइनल नहीं है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पहले पार्ट के लिए सिंप्लीफिकेशन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहाँ इसी तरह लिख सकते हैं ये जो पार्ट है यहाँ माइनस हम इसी तरह दे सकते हैं। तो ये माइनस यहाँ हटाने वाले हैं। फिर एक x यहाँ x के साथ कैंसिल होने वाला है। तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं x⁴ हो जाएगा e⁴x यहाँ हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा इसमें और कौन से पार्ट जो है वो कॉमन आपको दिख रहे हैं। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो थोड़ा सा मुझे सिंप्लीफाई किस तरह कर रहे हैं हम ये भी आप अच्छी तरह देख सकते हैं। अब यहाँ आप देखोगे तो यह e⁴x यह भी e⁴x x⁴ यह भी x⁴ कॉमन दिख रहा है। तो रिमेनिंग पार्ट यहाँ 1/4 हो जाएगा और यह रिमेनिंग पार्ट 1/5 होने वाला है। तो यहाँ सिर्फ जो मैं सेकंड टर्म के रिलेटेड यहाँ 1/5 ले रहा हूँ। लेकिन पहले पार्ट में जो रिमेनिंग पार्ट था वो पार्ट होने वाला है 1/4। तो ये इसी तरह आपको अच्छी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेकिन ये मुझे अच्छी तरह लिखना है तो ये किस तरह आपका पार्ट हो जाएगा वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस पार्ट में फिर क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 5 - 4/20 हो जाएगा। तो ये सब कुछ पार्ट जो है 1/20 होने वाला है। तो यहाँ 1/20 हम सिंपली यहाँ 20 डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्टली मैंने इसी तरह लिखा है। तो यही जो पार्ट है आपका
वो पार्ट क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल का हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लेने वाले हैं, yp लिखने वाले हैं। तो इसी तरह ये जो आपका yp है या पर्टिकुलर इंटीग्रल है, इस एग्जाम्पल के रिलेटेड होने वाला है। तो एकदम ये सिंपल तरीके से मैंने आपके सामने दिया है। अब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो CF प्लस PI होने वाला है। लेकिन CF तो ये आप लेने वाली ही है, तो ये CF लेने के बाद प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका ये पार्ट है। इसी तरह हम ये पर्टिकुलर इंटीग्रल CF करने के बाद कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये जो एग्जांपल है, फिर आप ये एग्जांपल एज इट इज जनरल मेथड जो हमने देखा है, जनरल मेथड का यूज करके फिर हम ये पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं और एकदम इजी तरीके से फिर वो एग्जांपल जनरल मेथड से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं।